टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। पहली खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत बीजेपी की ओर से विधानसभा सम्मेलन का किया गया आयोजन। इस मौके पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने शहर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत रैली निकाली है। रैली के जरिए महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में जिला मुख्यालय पर मानव श्रृंखला बनाकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसके बाद जिला पंचायत हाल में आपको बता दें कि महिलाओं का सम्मान हुआ, जिसमें शामिल महिलाओं ने महिला आरक्षण अधिनियम का पुरजोर समर्थन किया। देखिए, ये 15 अप्रैल से चलने वाला ये कार्यक्रम नारी शक्ति अधिनियम के तहत जो बिल पारित होने वाला है और जिसके लिए अभी कल से सदन में ये सत्र बैठा हुआ है, विशेष सत्र जो कि 17, 18, 19 वो चलेगा। हम यहाँ पे नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे मोदी जी हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कल भी आप लोगों ने भी देखा होगा, न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे थे कि विपक्ष किस तरह से एक तो कह रहा है कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि अपर सीमन होना चाहिए। अपर सीमन मैं कह रही हूँ कि जब बात नारी की आती है, जब बात महिला की आती है, तो इसमें कोई सोच कोई विचार नहीं करना चाहिए। ये बिल तो एक दिन में 1 घंटे में पारित हो जाना चाहिए। रह गया आप पर सीमन करा के धर्म के आधार पे, जो हमेशा आपको चुनाव के बारे में सोचना है, वोट के बारे में सोचना है। मैं कह रही हूँ कि जब ये बिल पारित हो जाएगा तो वो जातिगत जो समीकरण है वो तो देखा जाएगा ना, उस समय देखा जाएगा। पहले आप 50% महिलाओं को लाओ तो सही, उसके बाद हम देखेंगे कौन किस पे कहाँ जाति समीकरण बैठता है, मुसलमान हो, हिंदू हो, यादव हो, वो उस हिसाब से टिकट दिया जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे हम लोग जिला पंचायत हाल में नारी शक्ति का एक परिचय दे रहे हैं कि हम लोगों को हमारा हक मिलना चाहिए और मोदी जी हमारे साथ है तो ये हक हमें मिलेगा। बिजली विभाग के 3 अफसरों 2 कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई। एसडीओ प्रमोद यादव, जे राजीव गुप्ता, जे नीरज खरवार निलंबित हैं। गाजीपुर की पारा पावर हाउस से 10 ट्रांसफार्मर चोरी होने के मामले में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां जांच में लापरवाही सामने आने के बाद एक एसडीओ समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 2 संविदा लाइनमैन को सेवा से बर्खास्त किया गया है। जांच के दौरान कई कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए एसडीओ प्रमोद यादव, जे राजीव गुप्ता और साथ ही जे नीरज खरवार को निलंबित कर दिया। इसके अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत लाइनमैन रमेश राम और शिव कुमार को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने बताया है कि इस मामले में जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की गई है। इसमें शिकायत आई थी कि 10 ट्रांसफार्मर जो हैं मौके से गायब हैं, जिसमें एसडीओ के ऊपर आरोप लगे थे। जेई ने इसमें, इससे पूर्व वाले जेई ने इसमें शिकायत भी, एफआईआर की तहरीर भी थाने में दी थी, हालांकि स्वीकार नहीं हुई थी। ये सब बातें थी। जब मामला संज्ञान में आया तो इसमें एक्शन लिया गया। इसमें विस्तृत जाँच हुई लगातार। इसमें एक्सीडेंट टेस्ट ने भी जाँच की और उसके उपरांत हमारे द्वारा अलग से चीफ साहब भी अलग से भी जाके जांच की गई, एक जाके जगह देखी गई और इसमें एसडीओ की संलिप्तता भी नजर आई। उन्होंने अगर ध्यान दिया होता और अगर जो राजीव गुप्ता एफआईआर की दे रहे थे, अगर नीचे करा दिया होता तो शायद ये चीज़ें ना होती। इसमें उनकी लापरवाही दिख रही थी, उनकी संलिप्तता दिखाई दी, इस वजह से उनको निलंबित किया गया। राजीव गुप्ता जो कर रहे थे शिकायत, 1 साल का कार्यकाल था। कार्यकाल खत्म होने के 15 दिन पहले ही उन्होंने क्यों इस चीज़ को उजागर किया, इससे पहले क्यों नहीं उजागर किया?
इसके मतलब वो भी कहीं ना कहीं दोषी है इसमें, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, उनको भी निलंबित किया गया। एक और जेई उनके पूर्व के थे नीरज कुमार, उनके ऊपर ये था कि अगर ये ट्रांसफार्मर जमा करा दिए होते उन्होंने तो शायद ये चीज़ ना होती, तो इसमें लापरवाही बरती गई, उसके लिए उनको आंशिक रूप से दोषी ठहराया गया। और इसके साथ साथ जो लाइनमैन थे, जो जिनका सीधा हाथ था इसमें, 2 लाइनमैन रमेश और एक शिव कुमार, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इन पर FIR की प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई। अभी तक निलंबित बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त किया गया। अभी तक कितने लोगों पर अभी कार्रवाई हो चुकी है? अभी ये सारी लोग, इन सब पे हो गई कार्रवाई। कौन कौन लोग हैं, एक बार नाम लेके बता दीजिए। SDO प्रमोद कुमार पे कार्रवाई हो गई है, जेई राजीव गुप्ता पे कार्रवाई हो चुकी है, जेई नीरज कुमार पे भी कार्रवाई हो चुकी है, एवं 2 जो लाइनमैन थे हमारे शिव कुमार एवं रमेश, इन पर भी कार्रवाई। अभी इसमें जांच जारी है या फिर नहीं, इसमें कार्रवाई कब क्लोज हो चुकी है, क्योंकि इसे कुछ अधिकारी द्वारा भी जाकर के मौके पर एक चीजें जांच कर ली गई हैं। फर्दर और कोई बात होती तो निकल के आती तो आगे लंबित, इसमें पूरी जांच कंप्लीट कर ली। ट्रांसफार्मर चोरी के अलावा और भी कुछ इससे तथ्य मिले? कुल मिलाकर के इसी टाइप के यही तथ्य वेरीफाई किए गए हैं, और तो ऐसे कोई भी अनियमितता नहीं दिखा है। यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान अखिलेश यादव के मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण के बयान पर पलटवार। हिंदू हो या मुस्लिम, ये उजड़े पिछड़े की आवाज क्यों नहीं बन रहे, संजय निषाद ने कहा है। मुसलमानों को 19% वोट लेते हैं, सपा आती है तो क्यों नहीं प्रतिनिधित्व देती, संजय निषाद ने कहा। और संजय निषाद ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे भी पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बने, और तो अपने बच्चों को आर्थिक पढ़ाएंगे, मुसलमानों के बच्चों को धार्मिक पढ़ाएंगे। और साथ ही आपको बता दें, सीएम उन्होंने कहा, गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी यानी सपा मुखिया अखिलेश यादव की मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी बयान पर पलटवार कहा। उन्होंने कहा, सपा पर मुसलमानों को वोट लेने लेकिन उन्हें उचित प्रतिनिधित्व न देने का आरोप है। निषाद ने सवाल उठाया कि हिंदू हो या मुस्लिम, सपा उजड़े पिछड़े लोगों की आवाज क्यों नहीं बन रही है। उन्होंने कहा कि सपा मुसलमानों को 19% वोट लेती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो उन्हें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देती है। और साथ ही मंत्री निषाद ने आजम खान का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह जेल गए तो कोई आंदोलन नहीं किया गया। उन्होंने सपा की मुस्लिम हितैषी होने की दावेदारी पर सवाल उठाए। मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने, ऐसा उन्होंने कहा। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अब उसमें तो लिखा ही नहीं है कि किसको हम कह रहे हैं कि उजड़े पिछड़े उनका आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं। आज के दिन में 19% मुसलमान ही, और मुसलमान बेचारा बन रहा अंधा, उठा रहा इनका झंडा, खा रहा डंडा, इनका चल रहा धंधा। अब मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई जितने मुसलमान उठाता रहा अब तक झंडा तब तक खाता रहा। कहाँ चला गया भैया? सपा आती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं देती है उतना उनकी प्रतिनिधि? 19% वोट इकट्ठा मिलता है। आज हम कहा जेल में चले गए, कोई मिलने तक नहीं गया उनसे। आज के दिन में आंदोलन क्यों नहीं किया भैया? उनके लिए वोट ही लेने के लिए आएंगे। आज के दिन में मैं तो यही कहूंगा कि ये सब बंद कर दें। जो असली में भाड़े पहलवान नहीं अखाड़े पहलवान पैदा करें तो शायद होगा। मुलायम सिंह सब जाति सभी धर्म सब भर की बात करते थे, इसीलिए वो सत्ता में थे। तुष्टीकरण की बात करेंगे तो सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। संतुष्टीकरण बात करें, संतुष्टि वाला सब जाति। हमारे यहाँ तो कहते हैं भाई मुसलमान का भी बच्चा पढ़े लिखा आगे बढ़े, हम तो यही चाहते हैं वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी धर्म के साथ साथ एकेडमिक शिक्षा भी ले। खाली धर्म पर पढ़ेगा तो कैसे आगे बढ़े? डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन पाएगा ना। खाली हम धार्मिक पैदा करते रहें तो आर्थिक स्थिति कैसे होगा? धार्मिक पढ़ाई अलग है, आर्थिक पढ़ाई अलग है। और अपने बच्चे को आर्थिक पढ़ाएंगे और मुसलमान बच्चे को धार्मिक पढ़ाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा?
धार्मिक के साथ आर्थिक पढ़ाई दोनों होनी चाहिए, तब बेचारे की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा। एक बिरादरी को वकालत कर रहे हैं और जो देश को उजाड़े आजाद कराए बिरादरी जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है उनकी वकालत क्यों नहीं कर रहे भाई? बोले ना सबने वोट दिया है ना, ऐसा तो नहीं वोट नहीं दिया है। तो जो अंग्रेजों के कानून से उजड़ा है उसके बाद पिछड़ा है घूमने, उसकी आवाज बने। जिसके बाद रहा भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पिछड़ों में और दलितों में जो SC ST OBC में कह दिया कि जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल गया उसे रोक दिया जाए, जिसको कभी नहीं मिला झोपड़ी में उसको पहले दे दिया जाए। कहना है कि झोपड़ी में रहने वाली महिला, भूमिहीन महिला को सांसद बनाया जाए ना, जो धनी वाले को रोक दिया जाए। बोले ना कहने भाई पिछड़े के नाम पर नहीं, पिछड़े के नाम पर तो आप देखो ना कि अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा 27 में कब्जा कर लिया। अब कितना 5000 परिवार है, आज 23 में वो जो है लेदरमैन कब्जा, उसमें 5000 गांव का बेचारा लेदरमैन ऐसे है, गांव का मिल्क भी ऐसे है। तो 5000 परिवारों के लिए आरक्षण रहेगा, अन्य परिवारों के लिए निचले पावदान पे रहने वाले लोगों को आरक्षण की वकालत करें, और नहीं तो निचले पावदान वाले कभी भी बात नहीं होगा। जिसके पास कुछ नहीं उनको अवसर मिलना चाहिए, मोदी लाएंगे, आज नहीं कर लाएंगे। मंत्री जी, नोएडा में जो बवाल हुआ उसमें आतंकी कनेक्शन सामने आया और अभी सामने आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप QR स्कैनर के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और लोगों को मैसेज भेजे गए थे। मोदी जी जब आए तो उनसे आप ही पत्रकार बंधुओं ने पूछा भ्रष्टाचार देश के अपराधी कैसे खत्म होगा, तो उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी से पकड़े जा रहे हैं कि कौन कहाँ है। एक दिन हो सकता है ये छद्म युद्ध है इन लोगों से, ये विदेशी ताकतों से लोग प्रेरित हैं, ये लोग हमेशा से उसी से रहे हैं। ये देश में हमारी सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। पहले मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जब सदन चल रहा था, बजट पास हुआ, उन्होंने कहा था मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाएगी, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। पॉलिसी बन रही थी, अब उसको बीच में लोगों ने उभार दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी कर दिया। आज मजदूरों के साथ तब भी खड़ी है, आज भी खड़ी है, कल भी है। इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने अपने समय में कौन सी पॉलिसी बनाई थी, एक भी आखिर प्राइवेटाइजेशन तो इन्होंने किया, ग्लोबलाइजेशन तो इन्होंने किया, लिबराइजेशन इन लोगों ने किया। किसने किया भाई? ये आउटसोर्सिंग किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया ना। मजदूरों का हक किसने छीना बताइए? इन्हीं लोगों ने छीना ना। ट्रेड यूनियन किसने बंद किया? कांग्रेस ने बंद किया। ये सारे लोगों ने क्यों ऐसा किया? इन्हीं लोगों ने किया ना। ठेकेदारी प्रथा कौन लाया? इन्हीं लोगों के है ना। अब ठेकेदार इन्हीं लोगों के हैं भाई, चाहे किसी की सरकार हो, ठेकेदार पैसा ही कमाए हैं तो ठेकेदार। तो ये आज के दिन में यही है, इसमें तो दुरुस्त हो रहा। आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री ने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया, और आज नहीं कल मजदूरों का पूरा सम्मान हमारी सरकार ने। धन्यवाद। खबर एटा से है, जहां खेत में संदिग्ध हालात में मिला है युवक का शव। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया घटना का सनसनीखेज खुलासा। आपको बता दें कि पैसों की लेन देन के विवाद में दोस्तों ने ही जितेंद्र उर्फ उन्ना की हत्या की थी और साथ ही अंगोछे से गला दबाकर वारदात को दिया गया था अंजाम। जैथरा पुलिस ने 24 घंटे में दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अंगोछा व मोबाइल बरामद हुआ है। जैथरा थाना क्षेत्र के गांव नगला धम्पी के खेत में मिला है जितेंद्र का शव। कल दिनांक 16 अप्रैल 2026 को प्रातः सूचना मिली थी कि जितेंद्र उर्फ उन्ना पुत्र सौदान सिंह निवासी छोकरिया का शव उसके घर से कुछ दूरी पर मिला था, जिस संबंध में नामजद अभियुक्त विनोद पुत्र हवा सिंह और भूरा पुत्र महावीर सिंह के नामजद रिपोर्ट हुई थी, जिसका जैथरा पुलिस ने विवेचना करते हुए अंतर्गत 12 घंटे के अंदर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल व घटना में हत्या में प्रयुक्त हुआ था गमछा, उसको भी बरामद किया और इन सबको गिरफ्तार करके आज विधिक कार्रवाई की जाए। कल दिनांक 16 अप्रैल 2026 को प्रातः सूचना मिली थी कि जितेंद्र उर्फ उन्ना
गोलियों की तड़तड़ाहट, युवक की हत्या से सनसनी। पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप, इलाज के दौरान रास्ते में युवक ने तोड़ा है दम। घटनास्थल में बना हुआ है अभी भी सस्पेंस। आपको बता दें, 3 घटनास्थल सामने आने पर नहीं खुल पा रहा असली घटना का स्थल का राज। युवक की गोली लगने से हुई मौत से रहस्य और भी गहराया। बदायूं में शुक्रवार को दिन दहाड़े हुई फायरिंग से दहला है पूरा जिला। तो वहीं परिजनों ने पुरानी रंजिश में हत्या का लगाया आरोप। घटना के बाद जिला अस्पताल में कोहराम मच गया और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान आतिफ 19 वर्षीय पुत्र विद्रीश निवासी ग्राम आसपुर थाना अलापुर के रूप में हुई है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी डॉक्टरों ने बताया कि युवक की हालत बेहद नाजुक थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन हायर सेंटर ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए हैं और साथ ही बेटे का शव देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते आतिफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। खबर सीतापुर से, जहां सड़क पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। सड़क हादसे में कार में सवार 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र कराया गया भर्ती। गंभीर अवस्था के चलते 2 घायलों को किया गया लखनऊ रेफर। जनपद के थाना संदना क्षेत्र का पूरा मामला। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नवल सिंह। ये जो चारों लड़े हैं, इनका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये गांव के पास में। कौन सा गांव? गांव तो कोठावा है। हाँ, कोठावा के पहले गणेशपुर पड़ता, वहीं बाद में लखनऊ के पास। मतलब कहाँ जा रहे थे या कहाँ से? घर जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे ये? मंगलम चौराहा से। कुछ कहीं गए हुए थे क्या? नहीं, वहाँ पर घर है, काटा है, वहीं से उठे, वहाँ से बंद करके। अच्छा, कांटा से घर जा रहे थे। कौन सा गाँव है? कोठावा। कोठावा जा रहे थे, मंगलम चौराहा से। अच्छा, तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ ये? गणेशपुर के पास में। काहे से हुआ ये? 4 व्हीलर थी? किससे टकराई है ये? एक पेड़ से। पेड़ से टकराई, मतलब स्पीड में थी, पेड़ से टकरा गई? स्पीड में उस समय हम वहाँ थे नहीं। ठीक है, ठीक है। और कई लोग घायल हुए? 4 लोग थे। 4 लोग। एक ही गांव के हैं चारों लोग? सब लोग घर के हैं। सब लोग घर ही गए हैं। अच्छा, तो लखनऊ किसी को लेके जा रहे हैं? हाँ, सब अब लखनऊ तो 2 लोगों को? 2 लोगों को, हाँ, डॉक्टर साहब जैसा बताएं, 2 लोगों या 3 लोग। ठीक है। चोट ज़्यादा आ गई है? चोट ज़्यादा है, पैर टूटा है और किसी का मुंह टूटा है। वृंदावन में हुए दर्दनाक नाव हादसे में 16 लोगों की मौत के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। इसी क्रम में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मथुरा के विश्राम घाट पर कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हादसे के बाद जिला प्रशासन व नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नाव में सवार श्रद्धालुओं के लिए न तो लाइफ जैकेट की व्यवस्था थी और न
ही किसी भी संख्या में लोगों को नाव में बैठने से रोका गया। यदि प्रशासन समय रहते आवश्यकता अनुसार सुरक्षा इंतजाम करता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। यूथ कांग्रेस से मथुरा ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। श्रद्धांजलि देने का मुख्य कारण है, जब प्रदेश में योगी सरकार आई थी तो मथुरा वृंदावन को तीर्थ नगरी बना दिया था। पर तीर्थ नगरी के नाम पे अगर इस प्रकार से दर्दनाक हादसे होंगे, वृंदावन के अंदर एक बोट से 16 लोगों की मौत और ना जाने कितने लोग घायल। अगर कोई रेल हादसा होता है, कोई सड़क हादसा होता है, सरकार अपनी चीजें बचाने के लिए तो 1 दिन 2 दिन के अंदर मुआवजे का ऐलान कर देती है। आज इस बात को हफ्ता भर होने को आ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक नाविक ढूंढा, उसके खिलाफ FIR करवा दी। गलती उसकी है, लेकिन गलती प्रशासन की भी तो है। व्यवस्थाएं देना प्रशासन का काम है, या घाट देखना प्रशासन का काम है। आप इन घाटों का सौंदर्यीकरण कराते हैं, श्रेय लेते हैं, बड़े बड़े अपने टाइल लगवाते हैं, तब आप ये बताते हैं ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन ये हादसे हो जाते हैं तब आप कहते हैं ये जिम्मेदारी नाविक की होती है। वो लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहन के चल रहा? उसको नाव यहाँ चलाने की इजाजत आप दे रहे हैं, वो अपने घर से नाव लाके यहाँ कोई उतार नहीं सकता, लेकिन आप जिम्मेदारी लेने से हर बार बच जाते हैं। अभी कोई अपने घर से लाके यहाँ पत्थर नहीं लगा सकता, तब आप कहेंगे ये सरकारी जगह है, ये निगम की संपत्ति है, ये प्रशासन की संपत्ति है। आप यहाँ अपने बड़े बड़े घाट का सौंदर्यीकरण करा के अपनी बड़ी बड़ी टाइल लगवा के फोटो खिंचा के चले जाते हैं। हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? इतनी दर्दनाक मौत, उन परिवारों को आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन प्रशासन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी नहीं आने को तैयार है। वो उनके परिवार को आर्थिक मदद नहीं दे सकता, तो कम से कम सद्भावना भी तो दे दे। वो उस पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। इतनी भ्रष्ट निगम जिसने वृंदावन को बस केवल वोटों के लिए यूज किया है जिंदगी भर, वो यमुना मिशन के नाम पे वोट की राजनीति करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, अब हमारे पास श्रद्धांजलि के लिए सिवाय उनके लिए और कुछ नहीं है। और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ भी हमारी सद्भावनाएं भी हैं और हर परिवार के हम साथ हैं। आज हम यूथ कांग्रेस और NSY मिलकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है। इसके इतना बड़ा हादसा हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसका तो कोई अभी कहीं पे ना पुलिस पहुंची है, ना प्रशासन, ना मेयर, ना नगर पालिका, कोई कहीं किसी सूत्र पे नहीं पहुंचा है कि ये किस घटना के आधार पे घटना हुई है। मैं प्रशासन से एक मांग करता हूँ, यहाँ पे जो भी नाविक हैं, जितने भी नाविक नाव चला रहे हैं, सबसे मेरा उनसे भी अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ, एक तो नाबालिग नाव नहीं चलाएं, और जितने भी नाव चालक हैं उन सबका सुबह नशे का चेक हो, मशीन लगा दी जाए, कि बहुत से लोग नशे में नाव चलाने लग जाते हैं। किसी को नहीं पता, श्रद्धालु को क्या पता, श्रद्धालु को कुछ नहीं पता। आज की भी ये स्थिति है, कई बच्चे नाव चला रहे हैं, कहीं पे लाइफ जैकेट नहीं है, कोई भी इंतजाम अभी तक देखने को नहीं नजर आ रहे हैं। वृंदावन तो दूर है, आप मथुरा में ही देख लीजिए, अपना छोटा सा घाट है, यहाँ पे भी किसी पे लाइफ जैकेट नहीं है। और साथ ही साथ योगी सरकार से एक आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस घटना की जांच हो। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां इटवा ब्लॉक में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संदीप गुप्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना इटवा थाना क्षेत्र के रजगंड गांव का है। शुक्रवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही घटना, जहां अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे परिजन और एक स्थानीय इटवा CHC पहुंचे, जहां डॉक्टर ने संदीप को मृत घोषित कर दिया। मृतक संदीप गुप्ता खुनियाव विकासखंड के ग्राम आहोलिया के निवासी थे और साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरदोई के बिलग्राम से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई, जहां शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता पर मंथन हुआ, बल्कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। बिलग्राम में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के तत्वाधान में शिक्षा उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुई। गोष्ठी में शिक्षकों को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के, नामांकन बढ़ाने और नई शिक्षण विधियों को अपनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी गिरिजेश कटारिया ने कहा कि आज के दौर में बच्चों को वैज्ञानिक और सामाजिक सोच के साथ तैयार करना बेहद जरूरी है और शिक्षक इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। गोष्ठी में यह भी जोर दिया गया कि कक्षा में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने की पारंपरिक शैली आज भी सबसे प्रभावी है। साथ ही शिक्षकों से अपील की गई है कि वे नई तकनीकी और साथ ही नवाचार के जरिए बच्चों का बेहतर शिक्षा दें। और साथ ही कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षकों ने शिक्षा की गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। और साथ ही बिलग्राम से तस्वीर साफ संदेश देती है कि जब शिक्षक ठान लेते हैं तो बदलाव तय होता है। मां गंगा के पावन तट परमार्थ निकेतन में आज प्रातःकाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार संग परमार्थ निकेतन पहुंचे हैं। इस अवसर पर स्वामी चिदानंद सरस्वती के पावन सानिध्य, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, श्रीमती धामी और साथ ही विधायक यमकेश्वर रेणु बिष्ट ने मां गंगा का पूजन, अभिषेक तथा दिव्य आरती, रुद्रम एवं शतचंडी महायज्ञ में वैदिक विधि विधान से आहुतियां अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की निरंतर उन्नति, भारत की सुरक्षा, समृद्धि तथा संपूर्ण विश्व में शांति और सद्भाव के लिए विशेष प्रार्थना की है। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध प्रकृति, संतुलन, कल्याण और साथ ही अध्यात्म उन्नयन के लिए विशेष हवन आहुति दी है। रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र स्थित बड़ी नहर के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए मोर्चरी भेजने की कार्रवाई की गई है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान ग्राम लूटाबड़ निवासी 35 वर्षीय सोनू पुत्र देवानी राम के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंपा है। बताया जा रहा कि युवक पिछले कई दिनों से नशे की हालत में देखा जा रहा था। प्राथमिक तौर पर अत्यधिक शराब सेवन को मौत का कारण माना जा रहा है।
पिरानकलियर नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने और वार्ड 4 में आरसीसी व इंटरलॉकिंग टाइल्स में बनने वाली अतिरिक्त सड़कों का शिलान्यास अध्यक्ष प्रतिनिधि सलीम अहमद व वार्ड सभासद राशिद प्रतिनिधि ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि सलीम अहमद ने कहा कि कस्बे में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि जो सड़कें जर्जर हो चुकी हैं उनका शीघ्र ही निर्माण कराया जाए। वहीं सभासद राशिद प्रतिनिधि ने कहा कि वार्ड 4 में विभिन्न प्रकार कार्य निरंतर कराए जा रहे हैं। नई सड़कों के निर्माण में स्थानीय लोगों का काफी राहत उन्हें प्रदान की जा रही है। में कारी फुरकान साहब के मकान से मेन रोड तक आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य का आज उद्घाटन किया गया है। इंशाल्लाह जल्दी ही इस पर कार्य चल जाएगा और इस सड़क को जल्दी ही पूरा करा लिया जाएगा। देखिए, अनुमानित लगभग इसकी 12 से 13 लाख रुपए की अनुमानित लागत है इसकी और जल्दी इस कार्य को पूरा करा लिया जाएगा। देखिए, ये जो सड़क है लगभग 12-13 साल पहले बनाई गई होगी और जब अभी अगर आप देखोगे तो ना तो इसमें पानी की जगह है, नाली है ना, जो वो पानी सड़कों पे गंदा पानी आ जाता था, जिससे नमाजियों को, आने जाने वाले आदमियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इंशाल्लाह जल्दी ये सड़क तैयार हो जाएगी और यहाँ के जितने भी लोग हैं इन सबको राहत मिलेगी। कि हमारे वार्ड नंबर 4 में जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या थी वो हमने इंशाल्लाह चेयरमैन साहब ने और हमने मिलके जो किलगिल साहब वाली जो बस्ती है पानी की निकासी थी वो हमने सबसे पहले समाधान करा दिया था। अब तो छोटी मोटी समस्या है सड़कों की, इंशाल्लाह इस बार मतलब हमारा सेकंड ही वो मान लो, यानी कि फर्स्ट जो टेंडर हुए थे वो, अब जो सेकंड टेंडर हुए इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस बार हमने लगभग मेरे वार्ड की 27 से 28 सड़कें हैं, इंशाल्लाह वो इसी बार बन जाएगी। और मुझे लगता है आने वाले समय में नगर पंचायत पिरानकलियर वार्ड नंबर 4 के सभासद को सड़क ढूंढनी पड़ेगी कि हमें विकास कहाँ कराना है। हमने कल भी 3 वार्ड में करा, पहले 4 वार्ड में नाले का करा और जी आज हमने इसमें करा पहले वार्ड में। अब पहले वार्ड में ही चल रहा और रोज़ आना जितने भी है उद्घाटन होंगे सड़कों के, नाले सड़क ऐसे हैं कोई सैकड़ों। बढ़िया विकास कार्य कराया जा रहा है। आप देख लो, जब जिस दिन से हमने शपथ उस रोज से ही सड़कों का जाल भी, नाला हो, बड़े बड़े नाले जहाँ पानी भरा था ना विकास किलगिल साहब की तरफ, इतना बड़ा काम था वो, लोग वहाँ से घर घर छोड़ कर भाग रहे थे और वो आज वहाँ एक बूंद पानी की नहीं रुकती। और हमने इतनी बड़ी सिविल लाइन घेरी, उसमें सारा पानी बाहर निकल, वहाँ सारा बिल्कुल सही हो गया। अब आप देखो जाकर नहीं, वहाँ से आम दिनों में भी पानी रहता था। वार्ड 1 में जितनी भी सड़कें थी ना जो बिल्कुल टूटी फूटी जितनी भी थी, सब नाले, वो नाला चैम्बर सब एक तरफा पूरा काम करा जा रहा है। वो रहने का नहीं, इसमें कुछ हुआ ही नहीं आज आपके सामने। और अब जब से हमने शपथ ली, जब से पूरे विकास कार्य हो, कोई सड़क हो, नाली हो, हैंड पंप हो, एक पार्क बनना हमारे उसमें यहीं से पिरानकलियर में, तो ये सारे बड़े बड़े काम तो हम तो समझ नहीं रहे। अगर जो रह रही तो थोड़ी बहुत कितने डॉक्टर। खबर बायतू बाड़मेर से है, जहां भीषण गर्मी के चलते पक्षियों के लिए पानी की कमी को देखते हुए बायतू ब्लॉक में पंछी मित्र जल सेवा अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ों पर परिंदे लगाकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आमजन को अपील की है कि वह अपने घर की छतों पर भी पक्षियों के लिए पानी अवश्य रखे ताकि गर्मी से उन्हें राहत मिल सके। इस दौरान पत्रकार मनीष शर्मा, पत्रकार शौकत सोलंकी, रावत बौद्ध स्टेशन मास्टर कुंवर पवार और साथ ही भारत शर्मा और साथ ही भूरा राम तंवर, जगदीश कोडेचा और साथ ही कुणाल कोडेचा, नसार अली सहित 150 से अधिक लोगों ने भाग लेकर विभिन्न स्थानों पर परिंदे स्थापित किए हैं। आज पंछी मित्र संगठन की तरफ से बायतू के जितने भी युवा है उन्होंने मिलकर एक मुहिम चलाई कि भीषण गर्मी के तहत पक्षियों की हालत ख़राब हो रही है, उनको पानी के लिए परिंदे लगाए। तो आज इस मुहिम के तहत हम सभी लोगों ने मिलकर बायतू के जो सारा सरकारी कार्यालय और जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ परिंदे लगाए गए और आज परिंदे के बाद दाने पानी की व्यवस्था की गई।
जमीन के तकसीमा से जुड़े मामले में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ी गई नादौती की एसडीएम काजल मीणा, उनके रीडर दिनेश सोनी और साथ ही वरिष्ठ लिपिक प्रवीण धाकड़ को एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार भरतपुर की विशेष अदालत में पेश किया। अदालत में तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। एसीबी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि मामले से जुड़ी ये महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और एसीबी सूत्रों के मुताबिक नादौती एसडीएम काजल मीणा को एसपी ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही वह बोली कि उनसे गलती हो गई है। हालांकि इस कथन को आधिकारिक दस्तावेज में शामिल नहीं किया गया। अधिकारियों का कहना है रिश्वत मांगने और उसे लेने के पर्याप्त प्रमाण मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि एसीबी ने पूर्व में कार्रवाई करते हुए काजल मीणा को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। काजल मीणा की यह दूसरी पोस्टिंग थी। उन्होंने 30 अक्टूबर 2025 को प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा में स्थानांतरण के बाद नादौती में पदभार ग्रहण किया था। खबर कोटा से ही, जहां शिक्षा नगरी कोटा की क्रिकेट प्रेमियों के लिए सप्ताह का अंत उत्साह और मनोरंजन का दोहरा तड़का लगने जा रहा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा कोटा जिला क्रिकेट संघ के विशेष सहयोग से आगामी 18 से 19 अप्रैल को नयापुरा स्थित जेके पवेलियन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल फैन पार्क का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्रिकेट प्रशंसकों को लाइव मैच का स्टेडियम जैसा जीवंत और रोमांचक अनुभव प्राप्त हो सकेगा। आईपीएल फैन पार्क के समन्वयक मीत और साथ ही कोटा जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष सुरेश आनंद नीटू ने बताया कि बीसीसीआई इस सीजन में देश भर के 50 से अधिक चयनित शहरों में फैन पार्क आयोजित कर रहा है, जिसमें कोटा को शामिल किया गया। स्टेडियम में 32x18 फीट की विशाल एलईडी स्क्रीन स्थापित की गई है, जिस पर मैचों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को अपराह्न 3:30 से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स में शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि मैचों के प्रसारण के साथ दर्शकों के मनोरंजन के लिए स्टेडियम में विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। रविवार को राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टीम फ्लैग और साथ ही वहां पर वितरित की जाएंगी और भी चीजें। फैन पार्क आयोजित किया जा रहा है 18 और 19 अप्रैल को जेके पेवेलियन स्टेडियम में, जहां पे मैच लाइव टेलीकास्ट दिखाए जाएंगे बिग 32x16 स्क्रीन पे। 2 दिन में कौन कौन से? 2 दिन में पहला है आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल, जो कि आफ्टरनून 3:30 को होगा, फॉलोड बाय इवनिंग में एसआरएच वर्सेस सीएसके और 19 अगेन डबल हेडर है केकेआर वर्सेस आरआर एंड पंजाब वर्सेस एलएसजी। फैन पार्क का आयोजन हुआ है किस तरह? कोटा में दिस द 7th टाइम हो चुका है। रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। बीसीआई अगेन चूज किया है कोटा में फैन पार्क करने के लिए। दर्शकों को क्या फैसिलिटी देगी? फैसिलिटी के लिए फ्री वाटर रहेगा, फूड कोर्ट रहेगा। फूड कोर्ट ऑब्वियसली चार्जेबल रहेगा बट नॉमिनल कॉस्ट पे रहेगा। किड्स के लिए प्लेइंग एरिया है, सो फैमिली कैन इजीली कम, किड्स कैन एंजॉय। सिक्योरिटी रहेगी, एम्पल ऑफ सिक्योरिटी हमने हायर की है, वॉलंटियर्स रहेंगे सबको गाइड करने के लिए। कोई लिमिट है फैंस की या? नहीं, वी हैव कैपेसिटी इजीली ऑफ 8 to 10,000 पीपल। वी कैन, हम इंक्रीज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्राउड। क्राउड ज्यादा बढ़ जाता है उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्राउड ज्यादा बढ़े उसके लिए भी व्यवस्था है, हम एक्सपांड कर सकते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम मीत है, बीसीसीआई से हूँ। फैन पार्क कोटा में 2 दिन का है, 18 और 19 तारीख का, और दोनों दिन डबल हेडर मैच होंगे। 3:30 बजे से स्टार्ट होगा और सेकंड मैच 7:30। ये 7वीं बार आयोजन है और कोटा शहर की पब्लिक ने जो रिस्पांस दिया, इस वजह से बीसीसीआई ने 7th टाइम जो है कोटा को वापस चुना इसके लिए। और ये फैन पार्क का आयोजन बीसीसीआई इसलिए करती है जहाँ पे आईपीएल के मैच नहीं हो रहे, वहाँ पे लोगों को ये फील कराने के लिए कि आप जो है आईपीएल का मैच लाइव देख रहे हैं, और उसके हिसाब से ये पूरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। और ये कार्यक्रम है सीधा देखने को लकी ड्रॉ भी निकलता है। लकी ड्रॉ, हर मैच में एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया है और वहाँ पे बॉक्स रखा रहता है। एक स्लिप आपके पास रहेगी और आप एक स्लिप डालें, मैच खत्म होने के बाद में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा
चारों मैच मैं लकी था। कोटा क्रिकेट रेसलिंग की तरफ से जो भी बीसीसीआई ने सहयोग मांगा, हमने पूरा अपने आप को इनके लिए रखा हुआ है और कोई भी काम है जो हम तत्पर करके देते हैं। सुरेश आनंद, ट्रेजरर, कोटा क्रिकेट रेसलिंग। फैन पार्क आयोजित किया जा रहा है 18 राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को लेकर केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि पूर्व में पारित महिला आरक्षण कानून को रोकने के लिए लाया गया नया विधेयक सोचा समझा षड्यंत्र साबित हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सरकार पूरी तरह यह भली भांति ज्ञात था कि विपक्ष के सहयोग से इतना महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो सकता। इसके बावजूद विपक्षी दलों को विश्वास में लेने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण 2029 के संसदीय चुनावों में लागू करने के संबंध में संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया है और साथ ही सदन में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 पड़े हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है यदि सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर होती तो दक्षिण भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल की आशंकाओं को दूर करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री के सामूहिक चर्चा की जाती, जैसे विश्वास का वातावरण बनता। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधानसभा चुनावों के बीच संसद सत्र बुलाकर विपक्ष के साथ संवेदनहीनता बनाकर रखना जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जिससे विधेयक पारित नहीं हो सके और इसको दोष विपक्ष पर मढ़ा जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण को सबसे बड़ी समर्थक नहीं रही है और साथ ही उसका दूरदर्शी विजन है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों से लाखों महिलाओं की जमीनी स्तर की राजनीति में विकास का नेतृत्व अक्सर देखने को मिला है। राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी को जाता और जिन्होंने पंचायती राज संस्थानों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की ऐतिहासिक पहल की है। ये कहना है कि मोदी जी को अमित शाह जी को मालूम था, वही हुआ वो चाहते थे, जो चाहते थे वही अल्टीमेटली फैसला हुआ है। वो चाहते नहीं थे कि ये संशोधन पास हो। अगर वो चाहते तो 2 बातें इम्पोर्टेंट है जो कितना इम्पोर्टेंट ये संशोधन थे महिलाओं के लिए। नंबर 1, विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग करते। कई बार खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने कहा, तब भी नहीं की, सरकार ने नहीं करी मीटिंग। क्यों नहीं करी मीटिंग? नंबर 1। नंबर 2, आप जो दक्षिण के राज्य हैं जिनको गलतफहमी थी वहाँ के मुख्यमंत्री को बुलाते, प्रधानमंत्री जी खुद बात करते या गृह मंत्री जी बात करते। इतना इम्पोर्टेंट ये संशोधन थे, पर जिस प्रकार से उनकी सोच थी कि संशोधन रख भी दें, चुनाव के बीच में रख दें, कलकत्ता या बंगाल और तमिलनाडु के, कोई तुक नहीं था। 29 के बाद मीटिंग की मांग कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के और लोकसभा के। उनको क्या तकलीफ थी, इसका जवाब दे पहले बीजेपी। आंदोलन की तो कितने वो आह्वान कर दे, जनता बहुत समझदार है। ये जो मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ उनका जवाब दे दे पहले। वो चुनाव चल रहे और आपने, खड़गे साहब ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, उसके बाद में आपने विशेष अधिकारी पहले क्यों बुलाया? 10 दिन में क्या फर्क पड़ता? इतना गंभीर मामला था ये तो। और नंबर 2, दक्षिण के राज्य थे, उनसे क्यों नहीं बुला के बातचीत करी? और नंबर 3, विपक्षी पार्टी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? इतना बड़ा संशोधन होने जा रहे हैं जो 2023 के अंदर इन्होंने बिल पास किया, सभी ने मिलकर किया। वही माहौल अभी बनाना चाहिए था। उस माहौल को तोड़ने का काम इन्होंने किया। उस माहौल को तोड़ने का काम इन्होंने किया कि जानबूझ करके जो कानून बन चुका है 2023 का,
सर्वसम्मति से बन चुका है और वही काम अब होना चाहिए था। तो जानबूझ के बार बार कहने के बावजूद भी कांग्रेस प्रेसिडेंट के और राहुल गांधी जी के इन्होंने उचित नहीं समझा मीटिंग बुलाना। इसका जवाब दे, वो क्यों नहीं उचित समझा? कोई जवाब है इनके पास में? इंडिया ने बुला के बात कर ली और उनको एक्सप्लेन कर रहे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ये कहा ये नहीं कहा। क्या मतलब है? इसका मतलब इनकी नीयत साफ नहीं थी और इसीलिए सब। देखिए, यही कहना है कि मोदी जी को अमित शाह जी को मालूम था, वही हुआ वो चाहते थे जो चाहते थे। देखिए, यही कहना है कि मोदी जी को अमित शाह। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।